वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रिजेश उपाध्याय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विषय के BA फर्स्ट सेमेस्टर के अंग्रेजी विषय के एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ नए टॉपिक के बारे में आप सभी से बात करेंगे। और आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोज डिवाइसेस। प्रोज डिवाइसेस बेसिकली क्या होते हैं? प्रोज डिवाइसेस में थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटेंस पैटर्न, एक्सेट्रा, ये सारे प्रोज डिवाइसेस में आते हैं। देखते हैं कि आज के वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम प्रोज डिवाइसेस जो कवर करेंगे आज की वीडियो में वो होगा थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटेंस पैटर्न और इमेजिनरी। आगे के जो प्रोज डिवाइसेस हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि थीम क्या होता है। तो यहाँ एज लिटरेरी डिवाइस, थीम इज सेंट्रल टॉपिक और आइडिया एक्सप्लोर इन अ टेक्स्ट। यानी कि एक लिटरेरी डिवाइस, थीम जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस है जो क्या करता है, एक सेंट्रल टॉपिक होता है या फिर वह किसी टेक्स्ट का एक किसी आइडिया को एक्सप्लोर करने का काम करता है। Usually the theme of a work of literature can be stated in one word. साधारण तौर पे जो थीम होता है, थीम का काम क्या होता है? थीम का जो काम होता है वह क्या करता है कि ये लिटरेरी वर्क को एक वर्ड में स्टेट करता है, यानी एक वर्ड में बताता है कि लिटरेरी वर्क क्या है। एज लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस के तौर पर थीम रेफर्स टू द सेंट्रल डीपर मीनिंग ऑफ रिटेन वर्क। जो थीम होता है वो एज अ लिटरेरी डिवाइस रेफर करता है सेंट्रल मीनिंग को या किसी सब्जेक्ट के किसी रिटन वर्क के डीपर मीनिंग को रेफर करता है। राइटर्स टिपिकली विल कन्वे द थीम ऑफ देयर वर्क। राइटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, थीम के माध्यम से ही किसी न किसी थीम को अपने वर्क में, अपने किसी लिटरेरी वर्क में, रिटेन वर्क में रेफर करते हैं, बताते हैं, कन्वे करते हैं। एंड अलाउ द रीडर परसीव एंड इंटरप्रेट इट rather than the overtly directly state the theme। और जो उनका उद्देश्य क्या होता है, वो होता है कि जो रीडर हैं उसे परसीव करते हैं या इंटरप्रेट उस थीम के साथ करते हैं, वही थीम होती है। एज रीडर्स इन्फर, रिफ्लेक्ट एंड एनालिसिस द लिटरेरी थीम। और उस वर्क को पढ़ने के बाद जो रीडर्स होते हैं वह एनालिसिस करते हैं या रिफ्लेक्ट, वह थीम उनको रिफ्लेक्ट करती है और उन्हें पता चलता है कि इस वर्क का थीम या इसकी मीनिंग या इसका टॉपिक या इसका सेंट्रल टॉपिक क्या है। The theme are often subject to the reader's perception and interpretation। यहाँ मतलब ये हुआ कि थीम प्राय क्या होता है, often a subject किसका, to the reader's perception, रीडर के परसेप्शन का सब्जेक्ट होता है या फिर उनके इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट को जो रीडर होता है वो उसका परसेप्शन करता है और इंटरप्रिटेशन करता है। द थीम मीन्स द रीडर्स मे फाइंड प्राइमरी और सेकेंडरी थीम्स इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर दैन ऑथर डिडंट इंटेंड टू कन्वे। कभी कभी क्या होता है कि किसी वर्क को पढ़ने के बाद जो रीडर अपने परसेप्शन या अपने इंटरप्रिटेशन से वो क्या करता है, सिर्फ एक थीम के ही नहीं, उसके प्राइमरी थीम या सेकेंडरी थीम, जो भी कई तरह की थीम को भी वो क्या करता है, फाइंड कर लेता है, जिसे राइटर कन्वे करने की कोशिश नहीं किया हुआ है, लेकिन रीडर्स उसमें से बहुत सारे थीम निकाल लेते हैं। देयरफॉर थीम अलाउड लिटरेचर टू रिमेन द मीनिंग, यहाँ पे जी है, रिमेन मीनिंग, यानी कि इस तरह से क्या होता है कि किसी वर्क में रीडर्स क्या करते हैं, लिटरेरी वर्क के, लिटरेचर के और भी मीनिंग्स को निकाल लेते हैं और वो भी थीम होती है। कुछ थीम्स के एग्जांपल्स हैं, यानी बेसिकली किस तरह के थीम हो सकते हैं, वन वर्ड में उन्हें हम क्या कह सकते हैं। जैसे किसी भी वर्क का थीम लव हो सकता है, लव के ऑफ रिडेम्पशन हो सकता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है मुक्ति। मॉर्टलिटी हो सकती है, ह्यूमन वर्सेस नेचर हो सकता है, गुड वर्सेस एविल हो सकता है, पावर हो सकता है, आइसोलेशन, एकांत कहते हैं इसे, एकांत हो सकता है, कमिंग ऑफ एज, आने वाले समय की बात भी किसी रिटेन वर्क में हो सकती है, कह सकते हैं आने वाला समय, आने वाला एज, आने वाला पीरियड। रिवेंस, बदला हो सकता है, कवरेज एंड प्रिजर्वेंस,
कवरेज मतलब आप जानते हैं साहस होता है, साहस हो सकता है, किसी का थीम हो सकता है, या परजर्वेशन का मतलब होता है लगन या दृढ़ता, हम कह सकते हैं, ये भी थीम हो सकता है। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी हो सकता है, फैथ वर्सेस डाउट हो सकता है, विश्वास और संदेह, चॉइस वर्सेस ऑर्डर यानी अव्यवस्था और या अव्यवस्था वर्सेस व्यवस्था हो सकती है। जो सामान्यतः थीम को पढ़ने के, किसी वर्क को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में जो सवाल आता है, हमारे माइंड में जो सवाल उठता है वो होता है कि वो सब्जेक्ट मैटर है या थीम है। हम इस चीज को कैसे समझेंगे कि क्या सब्जेक्ट मैटर है या क्या थीम है, उसको देखते हैं। Sometimes it can be difficult to determine the difference between the theme and subject matter of literary work. किसी भी लिटरेरी वर्क में ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये डिटरमाइन करना, ये जानना कि थीम क्या है और सब्जेक्ट मैटर क्या है। दे आर बोथ क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से ये दोनों यानी सब्जेक्ट मैटर और थीम बहुत ही क्लोज होते हैं। हाउएवर द सब्जेक्ट मैटर इज द टॉपिक दैट ओवरटली एड्रेस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द राइटर। जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर वो होता है जिसे राइटर एड्रेस करता है, जिसे संबोधित करता है, जिसे बताता है, और या फिर वो होता है जो वो प्रेजेंट करता है, यानी कि एड्रेस्ड और प्रेजेंट ही राइटर के द्वारा जिसे एड्रेस किया जाता हो, जिसे प्रेजेंट किया जाता हो, वही सब्जेक्ट मैटर होता है। Whereas theme is a meaning of the underlining message is a important thought is the writing। और थीम क्या होता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। थीम वो होता है कि जिसे राइटर किसी मैसेज को, किसी अपने लिटरेरी वर्क के द्वारा, किसी प्रोज के द्वारा, किसी एस्से के द्वारा या किसी स्टोरी के द्वारा जो मैसेज अंडरलाइन करता है, जो मैसेज देना चाहता है, वो मैसेज, वही मैसेज क्या होता है, वही थीम होता है। लेकिन जो टॉपिक होता है या जिसके बारे में वो बात करता है और या फिर जिसे वो प्रेजेंट करता है, वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट मैटर होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर होता है। आई होप कि यहां क्लियर हो गया होगा। The subject matter of written work is what the text about and is। जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो सिर्फ ये होता है कि इस टेक्स्ट के बारे में क्या लिखा गया है और ये टेक्स्ट क्या है। टिपिकली क्लियरली इंडिकेटेड बाय द राइटर, जिसे लिखा गया हो टाइपिकली या क्लियरली जिसे इंडिकेट किया गया हो, जिधर राइटर इशारा कर रहा हो, वो सब्जेक्ट मैटर होता है। और थीम क्या होता है? द थीम इज अ लिटरेरी वर्क रिफ्लेक्ट व्हाई वाज written and what the another hopes to convey a deeper level to the reader without direct statement। और थीम क्या होता है? थीम वो होता है कि वह लिटरेरी वर्क है क्या रिफ्लेक्ट करता है, एंड वाई, क्यों, रिटेन व्हाट द अनदर होप्स कन्वे डीपर लेवल, किसी डीपर लेवल पर जाकर के किस बात को, किस मैसेज को राइटर जो है वो कन्वे करना चाहता है, किस डीपर लेवल पे जाके, बिल्कुल गहराई में जाकर के किस बात को, किस मैसेज को वो कन्वे करना चाहता है, और वो रीडर्स को विदाउट डायरेक्ट स्टेटमेंट, बिना डायरेक्टली यानी उन्हें डायरेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा नहीं, किसी स्टोरी के या किसी आर्टिकल्स के माध्यम से वो बताने की कोशिश करता है। वो उसे डायरेक्ट थीम को उस अपने लिटरेरी वर्क में नहीं लिखता। और रीडर में इन्फर एंड राइटर में इम्प्लाई द थीम विद इन अ लिटरेरी वर्क। क्या करता है? वो अपने लिटरेरी वर्क द्वारा इम्प्लाई करता है या इन्फर करता है। हाउएवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज नॉट इंटरफेयर्ड बाय रीडर्स or implied by the writers and it is overtly state in understood। यानी कि राइटर के द्वारा उसे लिखा या उसे स्टेटमेंट के द्वारा, किसी स्टेटमेंट के द्वारा उसे बताया नहीं जाता है। ये डिपेंड करता है कि राइटर ने जो इम्प्लाइड किया हुआ है, रीडर्स उसे किस तरह, उसको कैसे समझते हैं। यानी इसे रीडर को जो समझ में आता है, जो मॉरल उसका समझ में आता है, जो मतलब समझ में आता है, वो थीम होता है। यानी कि कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि थीम जो है वो डायरेक्टली राइटर के द्वारा लिखा नहीं जाता है, कोई टॉपिक नहीं होता है, वो एक मैसेज कन्वे करता है और उस मैसेज का जो मॉरल होता है वो थीम होता है। अगला हमारा है, अगला प्रोज डिवाइसेस है पॉइंट ऑफ व्यू। इसे हम शॉर्ट में POV भी कहते हैं। द लिटरेरी डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू
इज द वे विच अ स्टोरी इज नैरेटेड। किस तरह से, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि किसी लिटरेरी डिवाइस को किस तरह से नैरेट किया गया है। नैरेट करने का मतलब होता है वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, वह क्या होता है, पीओवी होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एंड द चॉइस ऑफ पीओवी इजंट वन दैट शुड बी टेकन लाइटली बाय एनी राइटर। और जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसे कभी भी किसी भी राइटर के द्वारा लाइटली नहीं दिया जाता है, लाइटली नहीं लिया जाता है। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर एंड दिस इज वन ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस दैट होल्ड अ लॉट पावर इन द टर्म्स ऑफ हाउ योर कैरेक्टर्स एंड स्टोरी कैन बी टोल्ड एंड परसीव्ड। पॉइंट ऑफ व्यू ही एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो क्या करता है, होल्ड करता है उस लिटरेरी वर्क को, एंड विथ अ लॉट ऑफ पावर, बहुत सारे लॉट ऑफ पावर्स यानी के साथ वो क्या करता है, उस टर्म को होल्ड करता है और किस तरह से उस लिटरेरी वर्क के कैरेक्टर और स्टोरी को कहाँ कहना है और उसे कैसे परसीव करना है, ये काम होता है किसी भी प्रोज में या स्टोरी में पॉइंट ऑफ व्यू का। पॉइंट ऑफ व्यू में 3 पर्सन पे काम किया जाता है, द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आइए देखते हैं ये तीनों क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, द लिटरेरी डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू इज अ वे विच अ स्टोरी नैरेटेड। एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसके जो स्टोरी को नैरेट करती है। एंड द चॉइस ऑफ व्यू इजंट दैट शुड बी टेकन लाइटली, ये बात हम कह चुके हैं, ये दोबारा आ चुका है। एंड वन द लिटरेरी डिवाइसेस द होल्ड कैन, सॉरी ये स्लाइड थोड़ा सा मिसिंग है, बस हम आपको इतना बता दें कि जहां भी स्टोरी नैरेट की जा रही हो और वहां पे प्रोनाउंस, उस स्टोरी में प्रोनाउंस आई यूज किया गया हो ज्यादा तौर पे, यानी ज्यादा अधिक, जहां पे राइटर डायरेक्टली अपनी स्टोरी को या अपने प्रोज को क्या करता है, नैरेट करता है और वहां पे प्रोनाउंस जो है वो आई यूज किया जाता है, वह फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूटिलाइज द प्रोनाउंस यू, उसे प्रोनाउंस यू के द्वारा यानी कि वाई ओ यू के द्वारा, यानी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के द्वारा उसे नैरेट किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। एंड द रीडर ब्रिंग देम इनटू द एक्शन, जिसे रीडर क्या करते हैं, उसे एक्शन में लाते हैं, इन द स्टोरी के एक्शन में। रीडर एंड ब्रिंग्स देम, रीडर को किसमें, स्टोरी में, स्टोरी के एक्शन में लाने के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू का प्रयोग किया जाता है। द पॉइंट ऑफ व्यू इज अ प्रॉब्लमेटिक इन अ कपल्स ऑफ वे, एक प्रॉब्लमेटिक कपल्स ऑफ वे में इसको यूज किया जाता है। एंड द फर्स्ट इज स्टाइलिश चॉइस दैट इज अंडर कॉमन स्पेशली इन द नॉवेल, और इसका यूज जो है नॉवेल लेंथ में किया जाता है कॉमनली, स्पेशली इसका यूज नॉवेल लेंथ में किया जाता है। द थर्ड पर्सन, विथ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ narrative presence telling the story and referring to the characters in the third person, यानी कि जिस स्टोरी में या प्रोज में थर्ड पर्सन का यूज किया जाता हो, ही या सी, जो कि प्रोनाउन के थर्ड पर्सन होते हैं, वह थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एंड omniscient meaning of narrator can see and know everything within the story, and limited meaning narrate is the restricted what they see and know of the story। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या हुआ कि नैरेटर कैन सी, देखता है और जानना, सब कुछ जानता है, इसमें नैरेटर सब देखता है और सब जानता है उस स्टोरी में, बट या वो स्टोरी को लिमिटेड कर देता है, और नैरेटर क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है व्हाट दे सी और नो द स्टोरी, रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप स्टोरी को पढ़ के क्या देखते हैं और क्या जानते हैं, ये थर्ड पर्सन का होता है। अगला हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, सॉरी पॉइंट ऑफ व्यू हम पढ़ चुके हैं। सेंटेंस पैटर्न है, सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, अ सेंटेंस पैटर्न इज अ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, हम ग्रामर में भी पढ़ चुके हैं इसको कि सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड होता है। एंड द अरेंजमेंट नीड्स टू बी इन ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम शब्द को कैसे, यानी वर्ड को कैसे अरेंज करें कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उनका स्ट्रक्चर ठीक हो, ग्रामर के तौर पे वो बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर में हो। इट मीन्स द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब नाउन्स शुड बी करेक्ट इन अ फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल, जो नाउन्स यूज किए गए हों या जो वर्ब्स यूज किए गए हों उस सेंटेंस में, वो प्रॉपरली इस तरीके से यूज किए गए हों कि सेंटेंस का मीनिंग निकल के आए, उसका मीनिंग क्लियर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा
there are punctuation which play in a important role in the making a sentence readable and understandable. इसके अलावा जो पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन मार्क हम कहते हैं जिसको, कहाँ पे फुल स्टॉप करना है, कहाँ पे कॉमा करना है, ये पंक्चुएशन मार्क है। ये इस तरह से यूज किए गए हों कि वो रीडेबल हों और अंडरस्टैंडेबल हों, जिसे ठीक से पढ़ा जा सके और ठीक से समझा जा सके। विदाउट द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर थॉट प्रॉपरली व्हाइल स्पीकिंग। जब तक आप वर्ड को करेक्ट प्लेसमेंट पे नहीं रखेंगे तब तक आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट को प्रॉपर तरीके से, चाहे बोलने में हो या कहने में हो या लिखने में हो, आप उसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सम वे विदाउट प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन यू कांट एक्सप्रेस योर थॉट्स इफेक्टिवली इन अ राइटिंग। और पंक्चुएशन का यूज अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे में, आपकी राइटिंग जो होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। नोट दैट द स्ट्रक्चर एंड पैटर्न डिफर फॉर डिफरेंट लैंग्वेज। जो स्ट्रक्चर होता है, ये नोट कर लीजिएगा कि जो स्ट्रक्चर होता है वो हर लैंग्वेज में, स्ट्रक्चर और पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट होते जाते हैं, हर लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं। अगला हमारा प्रोज डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी इज अ लिटरेरी डिवाइसेस रेफर द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू द evoke the scenery and experiences or create a pictures while the words for a readers। इमेजरी एक फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। ये क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। इस फिगर ऑफ स्पीच को लिटरेरी डिवाइस की तरफ यूज भी किया जाता है। यहाँ पे लिखा भी गया है फिगरेटिव लैंग्वेज होता है टू इवोक द सीनरी, इस सीनरी को बनाने के लिए, एंड एक्सपीरियंस और क्रिएट, इसका यूज पिक्चर क्रिएट करने के लिए, विथ वर्ड फॉर रीडर्स, शब्दों के द्वारा एक पिक्चर क्रिएट करने के लिए, रीडर्स के लिए पिक्चर क्रिएट किया जाता है इस इमेजरी प्रोज डिवाइस के द्वारा। बाय यूटिलाइजिंग इफेक्टिव डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एंड फिगर ऑफ स्पीच, राइटर्स अपील्स टू द रीडर सेंस ऑफ साइट, टेस्ट, स्मेल, टच एंड साउंड। देखिए, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है और राइटर्स जो है वो अपील करता है, वो कहता है कि रीडर्स क्या करें, अपने सेंस, जो उनके 5 सेंस हैं उनके माध्यम से, 5 सेंस कौन कौन से हैं? साइट, टेस्ट, स्मेल, टच एंड साउंड। इन सेंस के माध्यम से वो क्या करें, उसे इंटरनली उस इमोशंस को फील करें, यानी कि एज वेल एज इंटरनल इमोशंस एंड फीलिंग, इनके लिए इस इमेजरी का प्रयोग किया जाता है प्रोज डिवाइसेस के तौर पे। देयरफॉर इमेजरी इज नॉट अ लिमिटेड टू विजुअल रिप्रेजेंटेशन और मेटल इमेज but also include the physically sensation and internal emotion। क्या करता है ये विजुअली रिप्रेजेंट करता है, यानी कि राइटर्स अगर कुछ लिखता है तो उसकी इमेज रीडर्स के दिमाग में बने, और ये लिमिटेड नहीं होती है, यानी कि ये जो प्रोज डिवाइसेस है ये रीडर्स को मौका देती है कि रीडर्स उसे कितना विजुअलाइज कर सकता है, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन उतना ही, जितना रीडर्स उसे विजुअलाइज करेगा उतना ही उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। और मेंटल इमेज, यानी दिमाग में उसके कैसी इमेज बनती है, बट ऑल्सो इंक्लूड द फिजिकल सेंसेशन एंड इंटरनल इमोशन, जो उसके फिजिकली सेंसेशन को एक्टिव करती है और इंटरनल इमोशन को क्रिएट करती है, जगाती है, इवोक करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोज डिवाइसेस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।